मैक्स वेबर का जो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वह धर्म का तुलनात्मक अध्ययन। हमने पहले ही पढ़ रखा है कि ईसाई धर्म दो प्रकार का होता है। पहला होता है कैथोलिक, जो यह कहता है कि अमीर व्यक्ति कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकता। तो जो व्यक्ति कैथोलिक धर्म के विचारों को मानता है वो अपने जीवन में कभी भी पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचेगा। तो ना तो उस व्यक्ति का आर्थिक उत्थान होगा, ना ऐसे देश का आर्थिक उत्थान होगा जो कैथोलिक धर्म को मानता है। एक है प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध, जो कैथोलिक धर्म के विरोध के रूप में आया, जो ये कहता है कि एक व्यक्ति जब मर रहा होता है तो जिसके पास में सबसे ज़्यादा पैसा, यदि उसने वो पैसा नैतिकता के साथ कमाया होगा तो वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। तो इस विचारधारा को मानने वाले लोग अपने जीवन में नैतिकता से ज़्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचेंगे, तो उस व्यक्ति और देश का विकास होगा। तो धर्म के तुलनात्मक अध्ययन की इसके दिमाग में आई कहाँ से? हुआ यूं कि मैक्स वेबर ने देखा कि जो पश्चिम के देश है ये अमीर है, मतलब पूंजीवादी देश है। जब उसने अंदर झाँक कर देखा तो ये सारे के सारे देश क्या है? प्रोटेस्टेंट। फिर उसकी नज़र पड़ी एशिया पर। उसने कहा एशिया जैसे भारत और चीन के पास में इतने ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन हैं, तो पूंजीपति या अमीर देश तो भारत और चीन को होना चाहिए था, लेकिन भारत और चीन अमीर नहीं है। तो इसलिए उसने क्या किया, मैक्स वेबर ने 6 धर्म का अध्ययन किया कि क्या किसी देश का धर्म उस देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। तो जैसे भारत में आता है हिंदू, इस्लाम, ईसाई, 3 तो ये हो गए। एक उसने बुद्धिज्म का अध्ययन किया, एक इजराइल के धर्म यहूदी का अध्ययन किया, एक उसने कन्फ्यूशियस धर्म का अध्ययन किया। तो उसने 6 धर्म का अध्ययन किया टोटल, और एक किताब लिखी प्रोटेस्टेंट इथिक्स, मतलब प्रोटेस्टेंट धर्म की विचारधारा, कि आप अमीर बनने का प्रयास करो यदि आपको स्वर्ग जानना है। और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद का उदय, कि क्या प्रोटेस्टेंट धर्म की विचारधारा ने पूंजीवाद को उदय किया। तो उसने देखा कि यूरोप के अंदर क्या है, जैसे उसने कहा भारत में, एशिया और में संसाधन तो बहुत है, यहाँ का धर्म मोक्ष, माया, इस तरह के विचार रखने के कारण यहाँ के लोग ज़्यादा धन अर्जन की तरह प्रयास नहीं करते। तो संसाधन ज़्यादा होते हुए भी जब संसाधनों का दोहन नहीं किया तो एशिया चीन के लोग गरीब रह गए। यूरोप में क्या संसाधन तो है, लेकिन साथ में प्रोटेस्टेंट धर्म ने ऐसी इच्छा शक्ति दी कि आप संसाधन का ज़्यादा दोहन करो। तो इसलिए प्रोटेस्टेंट धर्म ने यूरोप के अंदर पूंजीवाद को जन्म दिया। प्रोटेस्टेंट धर्म को विचारधारा मानने वाले केल्विन भी कहलाते हैं, क्योंकि केल्विन इंग्लैंड का था। केल्विन इसने प्रोटेस्टेंट धर्म का आधार इसने भी रखा इंग्लैंड में, इसलिए इस प्रोटेस्टेंट धर्म को केल्विनवाद भी कहते हैं। केल्विनवाद या प्रोटेस्टेंट धर्म की विचारधारा क्या है कि समय ही धन है, कि व्यक्ति को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, कार्य पूजा है, कार्य करते रहना चाहिए, कभी भी कार्य से अवकाश नहीं लेना चाहिए, और कितना भी पैसा कमा लो जीवन हमेशा सादा होना चाहिए, विचार हमेशा उच्च रहना चाहिए। और उद्यमशीलता, मतलब उद्योगों की स्थापना करना और उद्योगों को चलाना एक नैतिक कार्य है, एक ईश्वर का कार्य है। जैसे इस्लाम में देखना, इस्लाम के लोग कभी भी ब्याज नहीं लेते या पैसा बैंक में जमा नहीं कराते, क्योंकि इस्लाम में ब्याज लेना और ब्याज देना दोनों ही हराम, मतलब पाप माना जाता है। तो जब ऐसे धर्म में या तो ब्याज पर धन नहीं ले सकते अपन, तो व्यापार कैसे करेंगे। तो उद्यमशीलता या करोड़ों की इंडस्ट्री खोलने के लिए हमें लोगों से या बैंक से धन उधार लेना पड़ता है, और इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन केल्विन कहता है कि यदि ब्याज पर पैसा लेते हो और उद्यमशीलता के साथ उद्योग लगाते हो तो ये भी नैतिक कार्य है। फिर किसने इसकी आलोचना की? जैसे पूंजीवाद का मेन कारण इसने बताया मैक्स वेबर ने, प्रोटेस्टेंट धर्म। लेकिन इसकी आलोचना करते हुए इमानुअल वेलेस्टीन, इसने कहा जब इंग्लैंड के लोग खून चूसने के लिए भारत में आए और भारत में उन्होंने कब्जा किया, भारत के संसाधन चोरी करके ले गए,
तब वो अमीर बने। तो इनके अमीर बनने के पीछे मेनली कारण क्या है? उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि एक देश दूसरे देश के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कर ले और उसका दोहन करे। जैसे इंग्लैंड के लोगों ने भारत के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा किया। तो इमानुएल वेलिस्टन कहता है कि आप पूंजीवाद के अमीर देशों को प्रोटेस्टेंट के नाम पर उनके कार्य को सही मत बताओ। उपनिवेशवाद कमजोर देशों पर इनके अधिकार ने इनको अमीर किया है। इसी तरह से एक आता है समबट। सम मतलब समान, बट मतलब बातें, समान रूप से बातें मानने वाला समबट। ये कहता है पूंजीवादी कितने भी देख लो देश, क्या सारे के सारे प्रोटेस्टेंट है? पूंजीवाद में तो कुछ अन्य धर्मों के भी लोग हैं। तो वहां के धर्म की विचारधारा ने भी तो लोगों को पूंजीवाद बनाया है। तो केवल प्रोटेस्टेंट धर्म को पूंजीवाद से जोड़ना सही नहीं है। अब इसकी बुक एक तो हमने पढ़ी मैक्स वेबर की प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। एक है सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये सामाजिक और राजनीतिक संगठन। क्यों? हमने कहा था कि समाज और राजनीति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम वोट देते हैं उसी को जो अपनी जाति का नेता खड़ा हो, इसका मतलब समाज और राजनीति जुड़े हुए हैं। पार्टी जब मंत्रिमंडल का गठन करती है तो उन मंत्रियों को बनाती है जो अलग अलग जाति से संबंधित हो। तो और जाति एक सामाजिक कारक है। तो समाज और राजनीति जुड़े हुए हैं। तो इसने किताब लिखी द थ्योरी, मतलब सिद्धांत किसका? सामाजिक और राजनीतिक संगठन का सिद्धांत। एक इसकी किताब है द सिटी। तो ये मैक्स वेबर खत्म हो गया। अगले जो विचारक आएंगे उनको अपन कहते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट। स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक, और फंक्शनलिस्ट। ये विचारधारा थोड़ी सी टफ है। जैसे मैं ये कहूँ कि आपके अलग अलग शरीर के अंगों ने मिल करके आपके शरीर का निर्माण किया। तो आपके हाथ आपके एक शरीर की संरचना का भाग है। तो हाथ का, पैर का, पेट का, मस्तिष्क का, ये एक साथ मिल करके ये जो संरचना मिली है ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे विचारक जो समाज के अंदर जो अलग अलग इकाइयां हैं, जैसे धर्म समाज की इकाई है, शिक्षा समाज की इकाई है, विवाह समाज की इकाई है, रिश्तेदारी समाज की इकाई है, क्या समाज इन इकाइयों से मिलकर बना होता है। इन इकाइयों की एक क्रमबद्ध व्यवस्था होती है, एक संरचना का निर्माण करती है, सामाजिक संरचना पर बल देते हैं। ऐसे विचारक कहलाते हैं संरचनावादी विचारक या संरचनात्मक विचारक या स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर। कुछ लोग कहते हैं कि यार इन इकाइयों का क्रमबद्ध व्यवस्था से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि इस क्रमबद्ध व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इन इकाइयों ने काम क्या किया। कि हाथ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हाथ ने किया क्या, कि भोजन हमने हाथ से पकड़ा, हाथ से खाया। विवाह एक इकाई है। संरचनावादी विचारक कहेंगे कि विवाह एक संरचना है जिसका होना जरूरी है। प्रकार्यवादी कहेंगे कि विवाह इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि विवाह के कार्य क्या है। कि विवाह के कार्य क्या है? कि विवाह से जो संतान उत्पत्ति होती है उसको समाज क्या कहता है? वैधता देता है। अगर कोई लड़का लड़की लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, उनके एक बच्चे का जन्म होता है तो समाज उसको मान्यता नहीं देता। तो समाज मान्यता नहीं देता तो विवाह का काम है कि समाज बच्चे को मान्यता दे। तो ये विवाह की भूमिका है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इकाइयों की भूमिका पर जो इम्पोर्टेंट देते हैं, जैसे संरचनावादी कहेंगे कि नाक का होना जरूरी है, कि नाक एक संरचना का हिस्सा है। प्रकार्यवादी कहेंगे कि नाक का होना जरूरी नहीं है, सांस का आना जरूरी है, कि सांस आए चाहे कैसे भी आए। तो प्रकार्यवादी इकाइयों के कार्य पर बल देते हैं, संरचनावादी इकाइयों की संरचना पर बल देते हैं। संरचनावादी इकाइयों पर बल देते हैं, ये इकाइयों के कार्य पर बल देते हैं। संरचना जैसे नाक, कान, आंखें, ये थोड़ी स्टेबल है, बदलती नहीं है। तो संरचनावादी कहते हैं कि सामाजिक संरचना स्थायी होती है, जो कार्य क्या है थोड़े बहुत बदलते रहते हैं। तो ये कहता है, प्रकार्यवादी कहते हैं कि सामाजिक संरचना क्या है, प्रकार्यवादियों के अनुसार परिवर्तनशील है। ये कहता है समाज की उन इकाइयों का होना जरूरी है जो कार्य कर रही है, उन इकाइयों का होना जरूरी है। जैसे नाक का होना जरूरी है, ये संरचनावादी कहते हैं कि संरचना का होना जरूरी है। प्रकार्यवादी कहते हैं कि इकाई या नाक का होना जरूरी नहीं है, वो जो कार्य कर रही है उसका होना जरूरी है। सबसे पहले किसने सामाजिक संरचना शब्द का उपयोग किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने एक किताब लिखी समाज शास्त्र के सिद्धांत। उसमें
फिर ऐसे एक डेफिनेशन है सामाजिक संरचना की आर के मर्टन कि सामाजिक इकाइयां जैसे विवाह, जैसे शैक्षणिक संस्थान शिक्षा, जैसे धर्म, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इन इकाइयों की जो क्रमबद्ध और आपस में एक दूसरे पर निर्भरता, अपने पता है कि धर्म अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। अर्थव्यवस्था एक इकाई है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के पास प्रसाद ज्यादा बिकता है क्योंकि धर्म अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। तो इन इकाइयों की क्रमबद्धता और इन इकाइयों के पारस्परिक निर्भरता से एक जो व्यवस्था बनी हुई है, जैसे अभी चारों तरफ देख, इन सब इकाइयों से एक व्यवस्था का निर्माण हुआ है, परिवार से, रिश्तेदारियों से। शादी में जाता है तो एक स्ट्रक्चर है, कब फूफा आता है, कौन कौन सी चीज अपन करते हैं, देखते हैं हमारा रिश्तेदारी कैसी है। तो ये जो इकाइयों की जो क्रमबद्ध और पारस्परिक निर्भरता से उत्पन्न जो व्यवस्था है, यही क्या है, सामाजिक संरचना है। तो सामाजिक संरचना की विशेषता क्या है, किसी इकाइयों की क्रमबद्धता होती है, इकाइयाँ एक दूसरे पर निर्भर होती है, संरचना स्थायी होती है, जो कि प्रकार्यवादियों के अनुसार इनके प्रकार्य थोड़े गतिशील होते हैं, चेंज हो सकते हैं। कोई भी समाज की सामाजिक संरचना वहाँ के स्थानीय कारकों पर डिपेंड करती है। जैसे यूरोप के समाज की सामाजिक संरचना भारत के समाज की सामाजिक संरचना से नहीं मिलेगी। कि यहाँ की जलवायु उष्ण है, वहाँ की जलवायु शीत है, वहाँ के त्योहार अलग है, हमारे के त्योहार अलग है। फिर रहता है सामाजिक, सभी सामाजिक संरचना एक दिन नष्ट जरूर होती है क्योंकि उसमें अपने ही विनाश के तत्व होते हैं। तो बड़े बड़े तौर पर देखेगा तो समाज में तो तेरे को इकाइयां दिख रही है ना, अगर इन इकाइयों की तू संरचना पर बल देती है कि इन इकाइयों का होना जरूरी है, तो तू किस तरह के विचारक है, संरचनात्मक विचारक है, संरचनावादी विचारक। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, SF नडेल, ये संरचनावादी विचारक है। यदि तू इनके प्रकार्य पर बल देती है तो प्रकार्यवादी विचारक है। जैसे मेलिनोस्की बोलता है कि इस समाज में कुछ भी चीज हो, चाहे धर्म हो, चाहे विवाह हो, वो इसीलिए अस्तित्व में कोई ना कोई कार्य है। यदि तू इन दोनों पर बल देती है कि संरचना का होना भी जरूरी है, उनके कार्य का होना भी जरूरी है, क्योंकि कार्य से ही तो संरचना आगे तक स्थायी रहेगी। यदि एक भी, जैसे तेरे हाथ ने भी काम करना बंद कर दिया तो शरीर की संरचना नष्ट हो जाएगी। समाज के अंदर सामाजिक इकाइयों की एक संरचना है और सब इकाइयों के कुछ ना कुछ कार्य है। एक भी इकाई ने कार्य नहीं किया तो संरचना बर्बाद हो जाएगी। तो संरचना और प्रकार्य दोनों पर बल देते हैं, इनको कहते हैं संरचनात्मक प्रकार्यवादी, जो दोनों पर बल देते हैं। इसके अंदर आता है मेनली विचारक रेडक्लिफ ब्राउन। रेड क्लिफ नहीं सिर पर क्लिफ, रेडक्लिफ ब्राउन। ये क्लिप है, रेड भी है, ब्राउन भी है। रेडक्लिफ ब्राउन, ये क्लिप है, ये आधी लाल है और आधी भूरी है, आधी लाल आधी भूरी।